फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। उसमें यह बताया गया है कि जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में चेंज होता है। हमने कार्नोट इंजन के बारे में भी पढ़ा है, कार्नोट रिवर्सिबल इंजन। इसमें यह बताया गया है कि यदि जो सिंक है उससे यदि कोई भी हीट रिजेक्ट ना हो, यानी Q2 की वैल्यू यदि 0 होती है तो जो हीट इंजन होगा उसका इफिशियंसी 100% होगा। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल हो गया। दैनिक जीवन के यदि एग्जाम्पल की बात करें तो हम यदि बाल्टी में पानी रखें तो वह अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल वर्क डन के फ्रीज नहीं होगा। यदि हम यह सपोज करें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करें तो यह पॉसिबल हो सकता है कि कुछ पार्ट जो होगा पानी का वो ऑब्जर्व करेगा हीट एनर्जी रेस्ट पार्ट ऑफ वाटर से और इवेपोरेट हो जाएगा। तो इवेपोरेट होगा तो ड्यू टू लॉस ऑफ हीट एनर्जी जो वाटर होगा वो फ्रीज हो सकता है, लेकिन एक्चुअल केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल हो गया। तो यहाँ से हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसकी शुरुआत हुई। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दिए, जिनमें केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट बहुत अधिक सफल रहे। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो हमने हीट इंजन पढ़ा है, अर्लियर क्लास में हमने जो हीट इंजन पढ़ा है उस पर बेस्ड था। हीट इंजन के बारे में हमें यह पता है कि हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस हीट को लेता है फ्रॉम द हॉट बॉडी और इसका कुछ पार्ट कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में, और जो शेष जो हीट बचता है उसको रिजेक्ट कर देता है टू द कोल्ड बॉडी, जिसको हम सिंक कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक ऐसा कोई हीट इंजन नहीं बना है जो जितना हीट वो ऑब्जर्व कर रहा है सोर्स से वह टोटल का टोटल कन्वर्ट करे इनटू वर्क में। यानी सम हीट जो होगा वो मस्ट बी ऑलवेज जो देगा कोल्डर बॉडी को। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल विल टेक हीट फ्रॉम अ बॉडी एंड कन्वर्ट इट कम्प्लीटली इनटू वर्क विदाउट लिविंग एनी चेंज एनीवेयर। यह केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था। यदि हम इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन की इफिशियंसी को हम देते हैं ईटा इक्वल टू 1-Q1/Q2, जहाँ पे हमने Q1 सोर्स का हीट जो सोर्स द्वारा हीट ली गई है उसको सपोज किया है और Q2 जो रिजेक्ट हीट है सिंक द्वारा उसको सपोज किया है। यदि यहाँ पे Q2 की वैल्यू 0 हम सपोज करें, यानी किसी भी प्रकार का हीट यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हो रहा है, तो जो हीट इंजन होगा उसका एफिशिएंसी 100% होगा। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। तो केल्विन प्लैंक ने थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ पे अपना यह स्टेटमेंट दिया था। अब चलिए क्लासियस स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्लासियस स्टेटमेंट को हम इस प्रकार समझेंगे कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो हीट को ऑब्जर्व करता है फ्रॉम वो कोल्ड बॉडी, और हीट ऑब्जर्व कराने के लिए हमको एक्सटर्नल एजेंट यानी इलेक्ट्रिक की सप्लाई करनी पड़ती है। उसके बाद जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट होता है वो हॉट बॉडी को ट्रांसफ़र करता है। इस प्रकार जो ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी वह हो रहा है बाय द एक्सटर्नल वर्क ऑफ एनर्जी, यानी हम इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं तभी जो कोल्ड बॉडी है उससे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है हॉट बॉडी की तरफ। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं बना है जो बिना किसी एनर्जी के यानी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के इलेक्ट्रिक सप्लाई के हीट को फ्लो करे फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। और इसी कंसेप्ट पे क्लासियस ने अपना स्टेटमेंट दिया है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल विल टेक हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी एंड रिजेक्ट इट टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। या हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं तो यह भी कह सकते हैं कि जो हीट का फ्लो होगा स्पॉन्टेनियसली वह कोल्डर बॉडी टू हॉट बॉडी तब तक नहीं होगा जब तक हम एक्सटर्नल एनर्जी के सोर्स को अप्लाई ना करें। अब हमने यहाँ पे दो स्टेटमेंट देखे हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट।
दोनों एक दूसरे से डिफरेंट लग रहे हैं। जैसे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में कहा गया है कि ऐसा कोई इंजन हम नहीं बना सकते हैं, यह इम्पॉसिबल है कि जो जितना हीट वो ले रहा है वो टोटल का टोटल वर्क में चेंज करे या कन्वर्ट करे विदाउट एनी लिविंग, यानी किसी भी प्रकार का हीट का रिजेक्ट नहीं करेगा, जितना हीट वो लेगा वो टोटल का टोटल वर्क में कन्वर्ट करेगा। और क्लासियस स्टेटमेंट में यह पता चलता है कि जो हीट होगा वो बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के नहीं फ्लो करेगा कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। लेकिन दोनों लॉ जो हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट लॉ हैं, यानी यदि केल्विन प्लैंक लॉ किसी भी सिस्टम के लिए फेल होता है तो क्लासियस स्टेटमेंट भी फेल होगा, और यदि केल्विन प्लैंक किसी भी सिस्टम के लिए होल्ड होता है तो क्लासियस स्टेटमेंट भी होल्ड होगा। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लासियस स्टेटमेंट से भी जानते हैं। हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि एक रेफ्रिजरेटर है R जो ट्रांसफ़र कर रहा है अमाउंट ऑफ हीट Q2 फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट हैविंग एनी सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के सप्लाई के वह Q2 हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है, जो कि क्लासियस स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। अब हम सपोज कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर की तरह एक इंजन ये वर्किंग कर रहा है बिटवीन द सेम हॉट एंड कोल्ड बॉडीज, और यह जो है वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट हॉट बॉडी से ले रहा है और कन्वर्ट कर रहा है उसका पार्ट वर्क डन में, जो कि है W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, और जितना हीट बच रहा है उसको कोल्ड बॉडी को रिजेक्ट कर दे रहा है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हॉट बॉडी से Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया गया है वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा, और उसका टोटल का टोटल जितना हीट उसने लिया उसको वर्किंग में चेंज कर दिया है, और कोल्ड बॉडी का जो टेम्परेचर था Q2 उतना Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया है। तो यानी हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ हीट उसने लिया है हॉट बॉडी से वो टोटल का टोटल वर्क डन में खर्च हुआ है, जो कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, यानी यह केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का विरोध करता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यदि यहाँ पे केवल इंजन होता तो अकेले इस लॉ के अगेंस्ट नहीं होता। यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर है और इंजन है वो दोनों कंबाइन होकर एक ऐसे डिवाइस को बनाए हैं जिसमें हीट जो है वो Q1 माइनस Q2 जो हॉट बॉडी से मिल रही है वो टोटल का टोटल वर्क डन में खर्च हो रही है विदाउट गिविंग टू कोल्ड बॉडी। अगर यदि हम सपोज करें कि एक इंजन है जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट हॉट बॉडी से लेता है और इसको कन्वर्ट करता है कम्प्लीटली वर्क में विदाउट गिविंग हीट टू कोल्ड बॉडी, ये भी अगेंस्ट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के। अब हम सपोज कर रहे हैं कि एक रेफ्रिजरेटर है जो वर्क कर रहा है बिटवीन सेम हॉट एंड कोल्ड बॉडी, जैसा कि पिछले में हमने देखा है कि एक इंजन था, उसी प्रकार से एक रेफ्रिजरेटर है जो सेम हॉट एंड कोल्ड बॉडी के बीच में यहाँ पे वर्क कर रहा है, और यह रेफ्रिजरेटर कोल्ड बॉडी से Q2 अमाउंट ऑफ हीट को लेता है और एक्सटर्नल वर्क जो W इक्वल टू Q1 है वो एक्सटर्नल वर्क है बाय द एजेंट, और इसके बाद जो Q1 प्लस Q2 अमाउंट ऑफ हीट है वो हॉट बॉडी को ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोल्ड बॉडी से उसने Q2 हीट लिया और हॉट बॉडी को ट्रांसफ़र कर रहा है Q1 प्लस Q2। यदि यहाँ पे केवल रेफ्रिजरेटर रहता तो यह जो केल्विन प्लैंक या क्लासियस स्टेटमेंट है उसको होल्ड करता है, लेकिन यहाँ पे दोनों इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों साथ साथ मिलकर अमाउंट ऑफ हीट Q2 को दे रहे हैं फ्रॉम द कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, और यहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स का उपयोग नहीं किया गया है। तो यह क्लासियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट दोनों को यह अगेंस्ट हैं, यानी दोनों के स्टेटमेंट को यह होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केल्विन प्लैंक और क्लासियस स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हैं, यानी जहाँ पे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होल्ड होगा वहाँ पे क्लासियस स्टेटमेंट होल्ड होगा, और जहाँ पे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट नहीं होल्ड होगा वहाँ पे क्लासियस स्टेटमेंट भी नहीं होल्ड होगा। बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
कम्प्लीमेंट होता है या सप्लीमेंट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ हमें यह बताता है कि यदि किसी बॉडी से जितनी हीट ली गई है उससे अधिक हीट हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड लॉ के थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोल्ड बॉडी से Q2 हीट को ली गई है और रिजेक्ट की जा रही है Q1 प्लस Q2 हीट को। तो सेकेंड लॉ के थ्रू यह संभव है कि जितना हीट हम ले रहे हैं उससे ज़्यादा हीट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके दोनों स्टेटमेंट से यह कंक्लूजन निकला और दोनों को जब एक साथ कंबाइन किया गया तो एक थ्योरम डेवलप हुआ जिसको हम कार्नोट्स थ्योरम कहते हैं। कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट रिवर्सिबल इंजन इज मैक्सिमम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। यानी जो कार्नोट रिवर्सिबल इंजन होगा उसकी जो इफ़िशियंसी होगी वो मैक्सिमम होगी और वह वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। या हम यह भी कह सकते हैं कि द इफ़िशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स इज सेम एंड नो irreversible heat engine working between the same temperatures can have great efficiency than Carnot's reversible heat engine। यानी कोई भी इरिवर्सिबल इंजन ऐसा नहीं होगा जिसकी इफ़िशियंसी कार्नोट रिवर्सिबल इंजन से अधिक होगी। इसको प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करेंगे टू हीट इंजन EA एंड ER जो ऑपरेट हो रहे हैं बिटवीन अ सोर्स एट टेम्परेचर T1 और सिंक जो है उसका टेम्परेचर T2 है। हम यहाँ पे EA जो है वो एनी हीट इंजन है और ER जो है वो रिवर्सिबल हीट इंजन है, यह एजम्स कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि जो एफिशिएंसी है एनी इंजन की EA की वो NA है और ग्रेटर है एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन NR। हम यहाँ पे ऐसा मान के चलेंगे कि एनी इंजन की एफिशिएंसी अधिक है रिवर्सिबल इंजन की, जो कि कंट्राडिक्ट है। इसी को लेकर चलेंगे और आगे चल के हम इसको कंट्राडिक्शन दिखा देंगे और यह लॉ हमारा प्रूव हो जाएगा। और हम यह सपोज कर रहे हैं कि जो रेट्स है वर्किंग इंजन का EA के लिए है Q1A और ER के लिए है Q1R, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया गया है Q1A इक्वल टू Q1R इक्वल टू Q1। और यहाँ पे जो वर्किंग है EA के द्वारा जो वर्क किया गया है, EA इंजन के द्वारा जो वर्क किया गया है वो WA है और ER के द्वारा जो वर्क किया गया है वो WR है। अब हमने यह एज्यूम किया है कि जो इफ़िशियंसी है NA की वो ग्रेटर है NR से। तो इफ़िशियंसी की फार्मूले से हम इफ़िशियंसी निकालेंगे। इफ़िशियंसी होता है नेट वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब हीट। तो Q1 हीट एब्जॉर्ब की गई है सोर्स से, तो ईटा इक्वल टू हो जाएगा W नेट अपॉन Q1। तो यहाँ पे दोनों इंजन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़िशियंसी, और इफ़िशियंसी जैसे हमने एज्यूम किया है कि एनी इंजन की इफ़िशियंसी ग्रेटर है रिवर्सिबल इंजन से, तो यहाँ पे WA अपॉन Q1A ग्रेटर होगा WR अपॉन Q1R से। तो यहाँ पे हमें पता है कि Q1A Q1R के इक्वल है और वो बराबर है Q1 के, जैसा कि हमने फिगर में भी देखा था कि सोर्स दोनों के लिए सेम है और दोनों के लिए सोर्स द्वारा सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। तो यहाँ पे WA इज ग्रेटर होगा WR से। हमने सपोज किया कि जो ER है वो रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा इसका, अगर हम रिवर्स करेंगे इसको, तो जो मैग्नीट्यूड होगा हीट ट्रांसफ़र का और वर्क डन का वो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट हो जाएगा, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। कुछ इस प्रकार से होगा इसका। अब हमने प्रूव किया कि WA जो है वो ग्रेटर है WR से। तो जब यह इंजन रिवर्स, WA का सम पार्ट जो होगा वो इक्वल होगा WR के मैग्नीट्यूड के, और यह रिवर्स हीट इंजन को ड्राइव करने में मदद करेगा। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो Q1A है Q1R के बराबर है और वो है Q1 के बराबर। तो जब हम देख रहे हैं कि सोर्स से Q1A हमको हीट मिल रही है और यहाँ पे ER इंजन से Q1R जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो दोनों जब सेम है तो सोर्स को एलिमिनेट कर देंगे और EA और ER दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। तो जो नेट वर्क डन होगा, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है,
जो नेट वर्क डन होगा वो WA माइनस WR के बराबर होगा। और जब यहाँ पे सिंक केवल है, यहाँ पे सोर्स नहीं है, तो यह क्या है, यह केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के विरुद्ध है, यह केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल रिजर्वायर है जो कि टेम्परेचर T2 पे है। तो इस प्रकार जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया है, यानी Na इफ़िशियंसी ऑफ एनी इंजन की जो इफ़िशियंसी होगी वो ग्रेटर नहीं होगी इफ़िशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन से। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो इफ़िशियंसी ऑफ एनी इंजन होगी वो लेस देन होगी इफ़िशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन के। इस प्रकार जो कार्नोट थ्योरम है वो यहाँ पे प्रूव होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट को देखा और इक्विवेलेंट ऑफ केल्विन प्लैंक क्लैसियस स्टेटमेंट को देखा और कार्नोट थ्योरम को हमने प्रूव भी किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एंट्रोपी के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो में ज़रूर मुलाकात हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।